हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की जो है क्लास रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम CSIR नेट जेआरएफ का जो जो 25 जुलाई 2024 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन से? लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के हम सबसे पहले यहाँ पर है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे। रियल और लीनियर मैंने सोचा, क्योंकि जब मैंने आपका ये पेपर देखा ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्स अगर हम करेंगे सबसे पहले तो वो इजी रहेगा, ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स के हमारे पास 8 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है। रियल के अभी मैंने चेक नहीं करे, लीनियर के भी रहते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर हम लीनियर करेंगे, फिर रियल करेंगे, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सोल्व करेंगे। सारा जो हमारा पार्ट बी और पार्ट सी में आया है कंप्लीट, ये पेपर आप लोगों के पास यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और एज इट इज़ आपको ये PDF जो है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो मेरा नाम है वो है ज्योति शिक्षालय। यही सेम इसी चैनल, जो आप यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है। और आपको जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप जो है ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF। और आज की क्लास में जो है हम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल हम लीनियर करेंगे, फिर रियल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 2024 में जुलाई में जो हुआ था, फिर उसके बाद जो हमारा मतलब प्रीवियस ऐसे हम चलते रहेंगे। पहले 2024 से शुरू करेंगे, फिर 2023, 2022, जितने भी हमारे होते हैं उतने हम अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि करंट में हमसे कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए पार्ट बी में हमारा 21 नंबर से शुरू होता है। 21वां नंबर यानी कि 21 हमारा जो है, उससे पहले तो 20 क्वेश्चंस जो होते हैं 1 से 20 जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी हमारा 21 यानी कि 21वें नंबर से शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लीनियर का है, लीनियर का चलेगा। तो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स के आएंगे हम वही कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे रियल लीनियर ये चल रहे हैं। तो देखिए 28 नंबर जो है ये हमसे पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा था कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, पार्ट बी में 28 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है। लेट F बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारे पास फंक्शन कैसा है? एंटायर है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो फॉल्स है। तो देखिए अगर कोई फंक्शन हमारा एंटायर है तो वही बात है, अभी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि अगर कोई फंक्शन हमारा एंटायर है तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप लोगों ने मेरी कॉम्प्लेक्स की वीडियोस देखी है तो मैंने आपको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का सिलेबस वहाँ पर करवाया हुआ है। तो फंक्शन एंटायर फंक्शन है, तो वहाँ पर रियल, अगर रियल और इमेजरी पार्ट हमारे बाउंडेड है तो फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा। फंक्शन क्या है? एंटायर है। तो हमें एक लियोविल थ्योरम भी पढ़ी थी कि एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन कैसा होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। लियोविल थ्योरम क्या कहती है? एंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा एंटायर है, तो फंक्शन अगर एंटायर है तो यानी कि u प्लस आयोटा v कैसे फंक्शन है? एंटायर है। और इसने बोला है कि उसका u और e i इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये पार्ट भी हमारा बाउंडेड है और ये पार्ट भी बाउंडेड है, और कुल मिला के फंक्शन कैसा है? एंटायर। तो एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है? ट्रू है। सेकेंड, इफ मोड ऑफ रियल एफ प्लस इमेजिनरी एफ इज बाउंडेड, अगर ये फंक्शन बाउंडेड है तो फंक्शन कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, बी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इफ द सम ऑफ, यानी कि यू प्लस इमेजिनरी पार्ट है ना, यू प्लस आयोटा वी, एफ जेड हमारा ये होता है यू प्लस आयोटा वी, तो सम ऑफ रियल पार्ट यानी कि यू प्लस में वी एंड द प्रोडक्ट यू वी, अगर ये बाउंडेड है तो फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। ये भी डायरेक्ट हमारे तीनों क्या थे? रिजल्ट थे। तो तीनों ये क्या है? ट्रू है। तो फॉल्स कौन सा रहेगा? तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। देखिए अभी कैसे फॉल्स रहेगा। इफ साइन ऑफ रियल एफ प्लस इमेजिनरी एफ इज बाउंडेड, अगर ये हमारे पास बाउंडेड है तो फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया फंक्शन एफ जेड, यहाँ पर मैंने ले लिया जेड। जेड को मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक्स प्लस में आयोटा वाई मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? एक्स, और वाई जो वी है इमेजिनरी पार्ट वो कैसा है? वाई। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है कॉम्प्लेक्स में। कैसा फंक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स में हमारा बाउंडेड है, लेकिन रियल में ये बाउंडेड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। साइन एक्स प्लस वाई ये कैसा है? बाउंडेड है। बाउंडेड है तो फंक्शन कैसा आएगा? कांस्टेंट। लेकिन फंक्शन हमारा कैसा है? नॉन कांस्टेंट, क्योंकि फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल है? जेड के, विच इज नॉन कांस्टेंट। फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट हमारा रहेगा। ठीक है, आ गया अच्छे से समझ में? चलिए नेक्स्ट
और कौन सा हमसे पूछा गया था, देखते हैं पार्ट बी में कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अभी तो एक ही आया है, ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास है 40th। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए क्या कहता है, सच दैट 0 इज लेस देन मोड ए इज लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें हमें बतानी है स्टेटमेंट ट्रू। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसने बोला फर्स्ट में, इफ मोड जेड लेस देन 1 देन 1 माइनस ए बार जेड इज लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस ए। तो मोड जेड अगर हमारा लेस देन 1 है, मोड जेड हमारा लेस देन 1 है, तो मैंने यहाँ पर मोड जेड को ले लिया, यहाँ पर क्या 1/2 ले लिया, विच इज लेस देन 1, बिल्कुल सही है। और मोड ए हमारा क्या है, लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ से भी मैंने ए को कंसीडर कर लिया 1/2, ठीक है, ए को कंसीडर कर लिया 1/2। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखो, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गया। नहीं तो 1 माइनस में 1/2 ए हमारे पास 1/2 है, तो इसका बार कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2। जो कंडीशन गिवन है ना, इफ दिस और ये दिस, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज हमने ले ली मैथमेटिकली, ठीक है। लेस देन 1/2 और ये हो जाएगा जेड माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो ये तो आ गया 0 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। तो क्या ये ट्रू है, नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट में हमारे पास है मोड जेड माइनस ए, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस में ए बार जेड, देन मोड जेड इज इक्वल टू 1। क्या है, मोड जेड हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा। क्या ये बात सही है? पहले अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसका स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्केयरिंग मैंने यहाँ पर कर दिया, स्केयरिंग कर दिया। यहाँ से इफ वाली कंडीशन में सोल्व कर रही हूँ तो देन मोड जेड इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो स्केयरिंग कर दिया मैंने, स्केयरिंग कर दिया। तो आपको पता है मोड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड जेड बार के इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्केयरिंग कर दिया, तो मोड जेड माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में ए बार जेड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए और जेड माइनस ए का बार, बार है तो अलग अलग मैंने यहाँ पर कर दिया। और इज इक्वल टू में ये क्या है, 1 माइनस में ए बार का बार बार और जेड हो जाएगा हमारे पास ए बार। हाँ, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस में ए बार जेड और 1 माइनस में, यहाँ लिख देती हूँ मैं ए जेड बार, क्योंकि बार का बार ये यहाँ पर बार लगाएंगे ना तो ए बार ए हो जाएगा और जेड का बार बचेगा और यहाँ पर ये एज इट इज, क्योंकि जेड माइनस जेड बार होता है। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई। तो कट पिट के हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मोड जेड का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ मोड जेड का स्क्वायर और 1 माइनस में मोड ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। जब मैंने इनको सोल्व कर दिया तो 1 माइनस में मोड ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसने क्या बोला है, ओहो रिमूव हो गया। मोड ए हमारे पास क्या बोला है इसने, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो मोड जेड का स्क्वायर जो कॉमन आया था 1 माइनस में मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर, यानी कि मोड ए स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 1 माइनस में मोड ए का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0 से ग्रेटर रहेगी, 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब ये 0 कभी पॉसिबल नहीं होगी, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मोड जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो मोड जेड यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब इफ ये कंडीशन हमारे पास है तो देन मोड जेड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो बी हमारा यहाँ पर रिजल्ट ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सी और डी को। इफ मोड जेड इज इक्वल टू 1 देन दिस कंडीशन, अगर मोड जेड हमारा 1 है ना तो क्या ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो यही बात है, जेड को हमने 1 ले लिया और ए को हमने 1/2 ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो देखो 1 माइनस में 1/2 और लेस देन ये हो जाएगा 1 माइनस में ये हो जाएगा 1/2, एक बार 1/2 है और ये हो जाएगा। तो क्या ये आपस में ट्रू होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो दोनों बराबर है ना। तो ये लेस देन ग्रेटर इक्वल यहाँ पे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है, ए भी गलत है, बी हमारा सही है। डी यहाँ पे देखिए, अब डी इसने बोला ये कंडीशन इफ दिस कंडीशन है तो हमारा मोड जेड क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मोड जेड को मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, जब मोड जेड क्या है, लेस देन 1 है, तो मैंने जेड की वैल्यू यहाँ मोड जेड यहाँ पर 3 ली, यानी कि जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, 3 ले लिया। और ए हमारा क्या है, ए मैंने यहाँ पर 1/3 चूज कर लिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3 इंटू में 1/3 और लेस देन ये हो जाएगा
1 माइनस ये हो जाएगा, क्या लिया है मैंने, जेड को 3 लिया है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 तिया 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8/3 लेस ये हो जाएगा, और यहाँ से 3 से 3 ये हो जाएगा 0। तो क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 0 इज लेस देन 8/3, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। लेकिन अब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन कैसे गलत हो गया, इसने बोला था कि ये कंडीशन होगी जब देन मोड जेड क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, लेकिन हमने ये कंडीशन तो ट्रू करवा दी जब हमारा जेड क्या है 3 यानी कि 1 से क्या है बड़ा है, तो भी ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कंसीडर द कंटूर गामा गिवन बाय। हमारे पास ये कंटूर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये कंटूर हमारे पास यहाँ पर गिवन है। क्या कहता है ये, गामा थीटा हमारे पास ये वैल्यूज हैं, e⁻² आयोटा थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 और 1 + 2 e⁻² आयोटा थीटा और दिस, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस का इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो बताइए, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे इसकी सिंगुलैरिटीज चेक करिए। इसकी सिंगुलैरिटीज हमारे पास है z = 0 और z = 2, तो इसकी दो सिंगुलैरिटीज हैं हमारे पास 0 और 2। अगर ये सिंगुलैरिटीज जो भी इंटरवल में लाई करती है तो वहाँ से हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से या रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें सिंगुलैरिटीज पता चल गई, z = 0 और z = 2 हमारे पास इसकी दो सिंगुलैरिटीज हैं। अब यहाँ से देखिए, ये है e⁻² आयोटा थीटा। ठीक है, e⁻² आयोटा थीटा है। थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो यानी कि ये हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, ये हमारा हाफ सर्कल बनेगा। 0 से π/2 e⁻² आयोटा थीटा क्या बनेगा, 0 से π/2 1 और -1। ठीक है, 1 और -1, ये हाफ सर्कल हमारा इस टाइप से बनेगा। ठीक है, 0 जहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, और 1 इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। पता है ना, बनाना आता है ना, तो ये बन जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या बोला, देखो 0 इसके अंदर सिंगुलैरिटी हमारी आ गई, दो सिंगुलैरिटीज आई ना, z = 0 और z = 2, तो यानी कि 0 सिंगुलैरिटीज इसके अंदर है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इसने क्या बोला है, 1 + 2 e⁻² आयोटा थीटा। तो देखिए इसका स्टार्टिंग जो लिमिट है π/2 है, तो मान लो ये हो जाएगा e⁻² आयोटा थीटा है ना, तो ये इसकी स्टार्टिंग क्या आ जाएगा, π/2 में यहाँ पर पुट करूंगी तो e⁻⁴ आ जाएगा, और एंडिंग में पुट करूंगी तो e⁻3π आ जाएगा। यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये पाई से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है, 3π पर खत्म हो रहा है। कहाँ पर खत्म हो रहा है, 3π पर खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास देखिए, ये 2 है और ये 3 है, 3π पर ये खत्म हो रहा है। ठीक है, 3π पर ये खत्म हो रहा है, ये बात याद रखना। तो यहाँ से शुरू होगा, पाई से शुरू होना, तो यहाँ से शुरू होगा, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, -1 है, तो यहाँ से पाई से शुरू होकर 3π पर ये खत्म हो रहा है, तो इसका सर्कल हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, हो गया ये तो काम इसका। तो अब e⁻² आयोटा थीटा हमारे पास फिर गिवन है, तो यहाँ पे 3π/2 इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो इसकी स्टार्टिंग हमारी 3 से हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर पुट करेंगे थीटा की जगह 3π/2, 2 से 2 कैंसिल, 3π, तो 3 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और एंडिंग कहाँ हो रही है, 2 यानी कि 4π पर। कहाँ एंडिंग हो रही है इसकी, 4π पर इसकी एंडिंग हो रही है। ठीक है, 4π पर इसकी एंडिंग हो रही है। तो फिर यहाँ से 3π से शुरू होके, तो ये भी कहाँ बनेगा हमारा, ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये हमारा बन गया था ना हाफ, तो इसकी 4π पर है, तो वही 1 रेडियस का सर्कल बनेगा, क्योंकि e⁻² आयोटा थीटा है, तो -1 से शुरू होके और ये हमारा 4π पे, तो पूरा कंप्लीट सर्कल ये वाला हमारा बन जाएगा। ठीक है, और 3π पे स्टार्टिंग थी, तो 3π का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि e⁻² आयोटा थीटा है, तो 1 रेडियस का सर्कल बनेगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा। ओके, आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखिए 0 हमारा इस सर्कल में भी, हाफ वाले में भी इंक्लूड था, और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी हमारा इंक्लूड है। तो 0 के वाइंडिंग नंबर कितने हो गए, 2 हो गए ना, एक तो इसमें हाफ वाले में और एक इस कंप्लीट वाले में, तो 2 हो गया। तो वाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ऑफ 0 कितने हैं, 2 है, 2 है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो। ठीक है, अब सोल्व करेंगे z = 0 पे, तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0
यहाँ से हो जाएगा जेड माइनस जीरो 1 अपॉन में रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे जेड माइनस जीरो जेड माइनस 2, तो इससे ये कैंसिल, जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा -1/2। -1/2, जीरो की बाइंडिंग नंबर कितने थे, 2 थे, तो मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब बात आती है जेड इज इक्वल टू 2। जेड इज इक्वल टू 2 पे जब इसको सोल्व करेंगे तो जेड इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जेड हमारा बच जाएगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 2, जेड माइनस, मैं करके दिखा देती हूँ नीचे, जेड माइनस 2 रेसिड्यू थ्योरम, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये कितना आ गया हमारा, 1/2 हो गया। रेसिड्यू थ्योरम में क्या करते हैं, 2 पाई आयोटा और सारे रेसिड्यूज को ऐड करते हैं, तो जेड जीरो पे कितना आया था, -1 और प्लस 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 पाई आयोटा माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आयोटा। तो हमारा जो है सी आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, सी आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आया था नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी में पूछा गया था, वो है टोटल पार्ट बी में आपको पता है ना 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं कितने आए हैं पार्ट बी में। ये रहा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट बी में हमारा है 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी दो रियल नंबर है जहां पर ए लेस देन है बी से, ए क्या है, लेस देन बी से, और ए हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर है, और बी हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ये कंडीशन है। फॉर ए पॉजिटिव रियल नंबर आर डिफाइन गामा आर टी इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आयोटा टी। टी हमारा 0 से 2 पाई में है, एंड आई आर हमारा जो इंटीग्रल है इस तरीके से डिफाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। नेसेसरी ट्रू हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या बताना है, नेसेसरी ट्रू, कौन सा यहाँ पर ट्रू रहेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ए हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर है, ए हमारा नेगेटिव है और बी हमारा पॉजिटिव है। तो जब मैं नंबर लाइन पे आऊँगी तो मान लो ये हमारा 0 है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ए नेगेटिव है तो, और बी कैसा है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है तो बी हमेशा 0 के क्या रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, बी हमेशा क्या रहेगा, सॉरी राइट साइड रहेगा, बी हमेशा 0 के राइट साइड रहेगा, और ए नेगेटिव है तो ये 0 की लेफ्ट साइड रहेगा। मान लो ये यहाँ पर ए है, बी का हमें नहीं पता है। ठीक है, बी का हमें नहीं पता है, बी पॉजिटिव साइड में कहीं पर भी हो सकता है। ए नेगेटिव है तो ए के लिए मैंने पर्टिकुलर ये मान लिया कि यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, मोड ए। देखो सब क्वेश्चंस के मतलब सब ऑप्शन में मोड ए यहाँ पर जिक्र है, तो ए नेगेटिव है तो उसका मोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मोड पॉजिटिव है तो मान लो ए की वैल्यू -1 है तो मोड ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लिया मोड ए हमारा यहाँ पर है। आ गया समझ में इतना। अब यहाँ से देखिए, नंबर लाइन का ही खेल है सारा, ये है 0, ये है मोड ए और ये है ए, इनका तो हमें पता है, ये यहाँ हो गए। अब बी का हमें नहीं पता है, बी का हमें नहीं पता है। बी चूंकि हमें ये पता है कि बी 0 के राइट साइड में है, तो बी एक मोड ए के आगे भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, और मोड ए बी भी हो सकता है। मोड ए की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मोड ए हमारा मोड जो बी है मोड ए के आगे हो सकता है, इन दो 0 और मोड ए के बीच हो सकता है, और इसके इक्वल हो सकता है। बी की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये क्या कह रहा है, अब ये भाई साहब क्या कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैं बी ऑप्शन लेती हूँ पहले। अगर हमारा आर क्या है, लेस देन मैक्सिमम ऑफ मोड ए और मोड बी, क्या है, मैक्सिमम ऑफ मोड ए और बी का क्या है, मैक्सिमम है। आर हमारा लेस देन मैक्सिमम ऑफ मोड, एक मिनट हम इसको हाँ, आर हमारा मैक्सिमम ऑफ मोड ए और मोड बी है। ठीक है, लेस देन है, तो हमने मान लिया जो आर है हमारा क्या है, लेस देन बी हो लिया, क्योंकि मोड ए और मोड बी का मैक्सिमम है, तो हमने मान लिया आर हमारा क्या है, लेस देन बी है। आर अगर लेस देन बी है तो इसका मतलब क्या है, आर हमारा कहीं पर भी हो सकता है, नंबर लाइन पे आर हमारा कहीं पर भी हो सकता है। आर के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, तो नंबर लाइन पर वो कहीं भी हो सकता है 0 के बाद क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि आर हमारा 0 और ए के बीच में है, तो आर से जो हमारा कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। आर से हमने जो कंटूर बनाया वो हमारा ये बनाया, और आर हमने क्या बोला है, लेस देन बी, मैक्स क्या है, आर लेस देन मैक्सिमम ऑफ मोड ए और मोड बी का क्या है, इनका मैक्सिमम
नंबर और आर उससे इन दोनों से क्या है मतलब छोटा है, तो हमने मान लो वो नंबर ले लिया आर लेस देन बी है। मान लिया हमने कि मोड ए क्या है, बी ही है, ठीक है। मोड ए हमने बी के इक्वल मान लिया, तो यहाँ से हमने ले लिया आर लेस देन क्या आ गया, बी आ गया। अब बी आ गया तो यहाँ से आर का जो कर्व बना वो कंटूर बना, हमने ये ले लिया कि आर तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने जीरो और मोड ए के बीच में ले लिया, काउंटर ही तो करना था तो ये कर लिया। तो यहाँ से अब यहाँ से देखिए अब b से r b बड़ा हो गया, b बड़ा हो गया तो यानी कि वो b कहीं पर भी हो सकता है। अब b जो है हमारी जो सिंगुलैरिटीज है वो इसके अंदर तो आई नहीं, तो सिंगुलैरिटीज इसके अंदर नहीं है, इस कंटूर के अंदर सिंगुलैरिटी नहीं है, तो बाय कोची कंटूर कोची थ्योरम से, कोची थ्योरम हमारी होती है ना, कोची थ्योरम से हम क्या कह देंगे कि सिंगुलैरिटीज अगर इसके अंदर लाई नहीं करती है तो जो हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है कोची थ्योरम से, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ से देखिए ए और सी सिमिलर है, ए में हमारे पास आर ग्रेटर है, यहाँ पे भी आर ग्रेटर है। कंडीशन यहाँ पर गिवन है मोड ए इज इक्वल टू बी, कंडीशन यहाँ पर क्या गिवन है कि मोड ए हमारा बी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर ग्रेटर है मैक्सिमम ऑफ दिस एंड मैक्सिमम ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे आर मोड ए के इक्वल, मोड ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, ग्रेटर देन मोड बी हो गया, आर क्या हो गया, बी से बड़ा हो गया। तो मैंने क्या किया, वही जीरो ये हो गया मोड ए, ठीक है, मोड ए, और आर हमारा जो है बी से बड़ा है, बी से बड़ा लेना है, तो मैंने और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है, ये कंडीशन सी में दी हुई है, तो बी से बड़ा लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने आर यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ से हम कंटूर बनाएंगे तो ये हमारा इस टाइप से कंटूर बन जाएगा। तो अब यहाँ से जो हमारी सिंगुलैरिटीज है जेड इज इक्वल टू ए और जेड इज इक्वल टू बी, दोनों किसके अंदर आ रही हैं, दोनों किसके अंदर आ रही है, नेगेटिव है, दोनों किसके अंदर आ रही है, हमारी इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। चाहो तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखिए लिमिट, क्योंकि इंटीग्रल जो हमारी आर की वैल्यू है, जो हमारी सिंगुलैरिटीज हैं वो इसके अंदर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड अप्रोचेस टू ए, वो कोची क्या नाम था उसका अभी मैं भूल गई, हाँ रेसिड्यू थ्योरम, कोची रेसिड्यू थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो जेड माइनस ए, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन, नीचे आ जाएगा जेड माइनस ए और जेड माइनस बी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस वन और नीचे आ जाएगा हमारा ए माइनस में बी। सिमिलरली जेड इज इक्वल टू बी के लिए सोल्व करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में वन और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आयोटा से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारा ये क्या आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। एक मिनट नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारी नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ देखो ये आ गया। अब जब मैंने इसको सोल्व करा ना, थोड़ा सा गलती हो गई जल्दबाजी में, देखो हमारी क्या वैल्यू आई, हमारी आई ए स्क्वायर प्लस वन, नीचे आया ए माइनस बी, और माइनस में यहाँ आया बी स्क्वायर प्लस वन, नीचे आया ए माइनस बी। अब यहाँ से पहले मैं इसको सोल्व करती हूँ, ठीक है, बाहर जो भी एक्स वाई जेड 2 पाई आयोटा, क्योंकि बाहर 2 पाई आयोटा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। देखो सिंगुलैरिटी अंदर थी तो हमें पता था कि आई आर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अब इसको मैं सोल्व करके देखती हूँ कि वाकई में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में वन माइनस का बी स्क्वायर माइनस का वन, वन से वन कैंसर, नीचे हमारा आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर हमारा बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर कैसे, एलसीएम सेम है तो ए माइनस बी आएगा, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने बोला है ए नेगेटिव है बी हमारा पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, और मोड ए की बात हो रही है, क्योंकि मोड ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो यहाँ से मोड ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल है, यानी कि हमारा आई आर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ए हमारा गलत हो गया, सी करेक्ट हो गया, ए हमारा
हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। आर ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ दिस के लिए बोल रहा था, और मोड ए इज इक्वल टू बी यहाँ पर गिवन था। तो इसका मतलब हमारा जो आई आर की वैल्यू है कुछ ना कुछ नॉन जीरो आएगी, ये बात आपको पता है, लेकिन नॉन जीरो वाकई में आएगी तो उसके लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हड़बड़ाहट में मैंने आपको बता दिया ना कि जीरो और नॉन जीरो आएगी तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ से भी आपको एक सीख मिली है कि आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, भले ही हमारी 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो रहा है और ए हमारा गलत हो गया, बी हमारा गलत है, सी ठीक हो गया। और रही बात डी की, तो डी को भी हम सोल्व कर लेते हैं भाई। इसमें क्या है, डी को कैसे सोल्व करेंगे, देखो आई आर जीरो इफ मोड ए लेस देन आर लेस देन बी। अब इसने बोला है कि जो हमारा ये जीरो है ये मोड ए है, और ये हमारा क्या है, मोड ए से छोटा है बी, मतलब बी बड़ा है तो बी हमारा यह है, इन दोनों के बीच में हमारा आर है, तो आर इस टाइप से हमारा जाएगा, आर इस टाइप से जाएगा। तो इसका मतलब मोड ए हमारा क्या है, मतलब एक सिंगुलरिटी हमारी है, बी वाली हमारी बाहर है, तो ए वाली अंदर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस में 1 और जेड माइनस में बी, लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए पर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस बी, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और ये किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे नॉन जीरो आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में अच्छे से। तो 50th क्वेश्चन का हमारा ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे बस इतने ही क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पर 58 और 59 और 60, ठीक है, खत्म हो गए। तो इसका मतलब हमारे पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल हमारे 4 क्वेश्चन थे, 28, 40, फिर 41 और फिर 50, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 4 3 12 नंबर का हमारा कॉम्प्लेक्स आया था पार्ट बी में 2024 में, ठीक है। पार्ट बी में 2024 में कॉम्प्लेक्स भी अच्छी खासी वेटेज रखता है। चलिए पार्ट सी में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट every integer k is greater than equal to 1, every integer k is greater than equal to 1। यहाँ पर है ना, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, 1 मिनट, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एवरी इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयर इज एन इनफाइनाइट सेट एक्स के सच दैट। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट हम अच्छे से पढ़नी है और ये देखना है कि वो हमें क्या क्या बता रहा है, क्वेश्चन हमें क्या क्या बता रहा है और वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन से बात करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से फ्रैंकली फ्रेंडली नेचर से क्वेश्चन से बात करोगे तो वो हमें खुद ही जवाब दे देगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई मैं एक एंटायर फंक्शन हूँ, ठीक है, और हर एक इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए देयर इज एन इनफाइनाइट सेट। तो एक हमारे पास क्या है कि एक इनफाइनाइट सेट है, उसका नाम है एक्स के। तो सच दैट, और वो कंडीशन हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो एफ जेड इज इक्वल टू 1/k है, हर एक जेड बिलोंग्स टू एक्स के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए कौन सी बात यहाँ पर सत्य रहेगी कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। तो भाई उसने हमें ये 4-5 पॉइंट बता दिए, अब हमें उसको अच्छे से जांचना परखना है और हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या बात यहाँ पर ट्रू है। तो सबसे पहले मैं ए और बी ऑप्शन की बात करती हूँ। देखो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर क्या कहता है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ठीक होते हैं। तो मैं ए और बी ऑप्शन को यहाँ पर लेके चलती हूँ। इसने बोला देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सेट, और यहाँ पर है नॉन एम्प्टी क्लोज सेट सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू 0, सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो आप एक बात बताइए, जो एफ जेड इज इक्वल टू 1/k है वो कभी भी मतलब 1/k, और k यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 और 1 से बड़ा है, क्या है, 1 और 1 से बड़ा है। तो हमें एक ऐसा एंटायर फंक्शन ढूंढ के दो जो कि एंटायर हो, पीरियोडिक हो, और तीसरी बात कि वो सिर्फ एक ऐसा फंक्शन जो जीरो को नेग्लेक्ट करता हो, ऐसा काउंटर एग्जांपल दो जिसके अंदर जीरो नहीं आती है और ये सारी बातें वहाँ पर फुलफिल होती है। तो मैं आपको बोल देती हूँ इन दोनों ए और बी के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसीडर करा, एफ ऑफ जेड। इसने बोला है कि एफ जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो मैंने यहाँ पर ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड। तो अब ये तो बात कह रहा है कि भाई साहब मैं तो ना एंटायर फंक्शन भी हूँ और मैं पीरियोडिक भी हूँ, और ओनली 0 जो है उसको मैं गैप कर रहा हूँ, यानी कि उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ।
जीरो तो मैं कभी बनूंगा नहीं, तो इसने ये बात ले ली। और यहाँ पे इसने बोला कि हम इनफाइनाइट सेट ले लें या क्लोज सेट ले लें, एफ जेड हमारे क्या रहेगा, जीरो रहेगा हर एक जेड बिलोंग्स टू एक्स के लिए। तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ई की पावर जेड जो कि एंटायर है, पीरियोडिक है और जीरो को क्या कर रहा है, गैप कर रहा है, यानी कि जीरो को छोड़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से ये फंक्शन कैसा होगा, डिस्कार्ड, ये जीरो नहीं बन सकता। तो ए और बी यहाँ पर क्या हो गए, गलत हो गए। तो ठीक है, आगे समझ में, हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट से क्या लिया है, एंटायर फंक्शन लिया है और ऐसा एग्जाम्पल कंसीडर करा है जहां पर एफ जेड जीरो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर एफ जेड इज इक्वल टू 1/k का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमें एफ इज इक्वल टू एंटायर फंक्शन के लिए ये बात बोली हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया ए और बी हमारे क्या हो गए, दोनों डिस्कार्ड। अब बात आती है सी और डी के लिए। सी हमें क्या कहता है, द सेट एक्स के इज अनबाउंडेड फॉर ईच के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो सेट एक्स के बनेगा वो अनबाउंडेड बनेगा हर एक के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो आइए, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि के की वैल्यू 1 हो सकती है, तो एफ जेड हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स 1। दूसरा एक्स इज इक्वल टू 2, एफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स 2। तीसरा x इज इक्वल टू 3, एफ जेड इज इक्वल टू 1/3 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स 3। ठीक है, अप टू सोनिया ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसने बोला x के बाउंडेड बनेगा, अनबाउंडेड बनेगा। तो मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल एक्स के इज बाउंडेड, लेट इफ पॉसिबल एक्स के इज, मतलब ये बाउंडेड मान लिया, यानी कि इफ पॉसिबल, एक के लिए दिखा रही हूँ मैं पहले, इफ पॉसिबल x1 k1 k इज इक्वल टू 1 इज बाउंडेड, और सेट क्या बनेगा यहाँ पर, x1 बनेगा। तो x1 कैसा बन जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। ठीक है, x1 कैसा बन जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, f ऑफ जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैंने क्या माना कि लेट इफ पॉसिबल k इज इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइड एक्स के इज बाउंडेड, ये हमने मान के चले हैं। और एफ जेड हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू x1। लेकिन जो ये सेट है इनफाइनाइट सेट है x के, तो यानी कि x1 हमारा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। x1 हमारा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। x1 इनफाइनाइट सेट है, k इज इक्वल टू 1 के लिए x1 कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। और एफ जेड इज इक्वल टू 1 पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, एफ जेड इज इक्वल टू 1 हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है कि f एंटायर फंक्शन है। अगर f हमारा एंटायर फंक्शन है, f एंटायर फंक्शन है, एफ एंटायर फंक्शन है, तो यानी कि x1 जो होगा वो किसका सबसेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। तो ये x1 कैसा सेट है, इनफाइनाइट है और प्लस में कैसा है, बाउंडेड है। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया जी जेड, जो कि क्या हो गया, एफ जेड -1 मैंने ले लिया, एफ जेड -1 ले लिया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू x1। अगर जेड x1 में बिलोंग करता है तो कंडीशन क्या है कि एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जी जेड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात आपको पता है, कोई फंक्शन इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि हमारा जो x1 है वो कैसा है, इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है, तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, दिस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। और वो हमने मान लिया x बिलोंग कर गया किसमें, c में, क्योंकि x1 इज ए सबसेट ऑफ c। तो ये जो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करा है वो किस में बिलोंग कर गया, हमारा c में बिलोंग कर गया। तो ये यहाँ से आइडेंटिटी थ्योरम से हम क्या कह देंगे कि जो जी जेड है वो इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, आइडेंटिटी थ्योरम। तो यहाँ से एफ जेड हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यानी कि फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कांस्टेंट बाय आइडेंटिटी थ्योरम। फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हर एक x1 x2 x3 के लिए फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। और x1 पे वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 1। तो x2 के लिए भी तो क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि 1 ही आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए सब हर एक के लिए। लेकिन आगे तो वैसे वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि x2 के लिए 1/2 आ रहा है, x3 के लिए 1/3 आ रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो ये कंट्राडिक्शन, तो दैट मीन्स ये कैसा है, अनबाउंडेड है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और दोबारा से वीडियो देख के भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, प्ले करके दोबारा। ठीक है ना, तो आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट डी ऑप्शन, इफ देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट जेड के बिलोंग्स टू एक्स के फॉर ईच के ग्रेटर देन इक्वल टू
1 देन एफ एज इज 0। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इफ देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड सीक्वेंस, तो जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। ये हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, ये रिजल्ट है, ये ट्रू रहेगा। तो सी और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। इसमें पार्ट सी में आपको पता है टोटल 120 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमें 20 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 73। पार्ट सी में जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन आपको पता है 4.75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो देखिए, for z belongs to c minus 0, let fz is equal to 1 by z sin 1 by z and gz this, which of the following statement are true। तो आपको पता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी कौन सी होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कौन सी होती है। देखो, लिमिट z अप्रोचेस टू z नोट एफ जेड, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। अगर इनफाइनाइट आ जाती है इसकी वैल्यू, इनफाइनाइट आती है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब वो पोल है। और अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, ना इनफाइनाइट वैल्यू है ना फाइनाइट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटीज होती है। 3 बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमसे पूछा है कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड इंटू में साइन 1 बाई जेड, तो कहाँ पर पूछा है, जेड बिलोंग्स टू सी माइनस 0, सी और सिंगुलैरिटी जेड 0 पे चेक करनी है। तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0 1 बाई जेड साइन 1 बाई जेड, लेकिन साइन 1 बाई जेड की जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है जेड 0 पे एफ के पास, तो यहाँ से रिमूवल सिंगुलैरिटी नहीं है, सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जी जेड की बात करते हैं, तो जी जेड एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, तो जी जेड एफ जेड यहाँ पे वैल्यू रखो 1 बाई जेड साइन 1 बाई जेड, और ये हो जाएगा साइन जेड। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन जेड बाई जेड, और ये हो जाएगा साइन 1 बाई जेड। ये है जी जेड की वैल्यू। ठीक है, लिमिट लगा दो, जेड अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी जेड अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो दैट मीन्स ये भी हमारी कैसे है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ट्रू है और बी ट्रू है, सी और डी रिमूवल सिंगुलैरिटी यहाँ पर नहीं, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ए और बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पावर सीरीज का है, 76 नंबर। ठीक है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एंश्योर दैट पावर सीरीज डिफाइन एन एंटायर फंक्शन। तो पावर सीरीज के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के 2 रिजल्ट्स के बारे में। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का 2 रिजल्ट क्या कहते हैं, एफ इज, अगर एफ हमारा एंटायर फंक्शन है, एफ इज एंटायर फंक्शन, तो अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी 0 है तो एफ कन्वर्जेस ओनली इट्स सेंटर। कहाँ पर, ओनली इट्स सेंटर। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी 0 आती है तो एफ कन्वर्ज करेगा सिर्फ और सिर्फ उसके सेंटर पर। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा इन्फिनिटी आता है तो एफ कन्वर्ज करेगा किस पर, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पर। कहाँ पर, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पर। अब इसने क्या बोला है कि पावर सीरीज हमारे पास गिवन है, डिफाइन एंटायर फंक्शन पर डिफाइन है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन देखते ही तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आएगी और यहाँ से द पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी पर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट मेन आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया है। उसके बाद द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर, पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल, आर किसका सबसेट होता है, हमारा सी का। अगर सी पर है तो आर पर भी रहेगी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ए और बी हमारा करेक्ट हो गया। पूरे सी की बात कर रहा है, द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू, बिल्कुल 2 की पावर है ना, तो यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 6 8 इस टाइप से चलेगा, तो ये भी हमारा सबसेट बन जाएगा सी का, तो ये भी हमारा सी करेक्ट हो गया। अब डी पर चलिए, डी इसने क्या बोला है, द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू 1/5 की पावर n, तो 1/5 फिर 1/5 का स्क्वायर, डिनोमीटर जितना बड़ा होगा वैल्यू, और न्यूमरेटर जितना, मतलब न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमीटर अगर बड़ा है तो वैल्यू छोटी आती है, तो 5 की क्यूब। तो जब हम चलेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये हमारा मान लो 1/5 का सर्कल हमारा ये बन गया।
ठीक है। फिर 1/5 तो इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ये अंदर की तरफ ही सिमट के रह जाएगा। लेकिन हमारा तो पूरे कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, यानी कि बाहर का पोर्शन तो ये कवर करेगा ही नहीं, तो कवर नहीं करेगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन, ये एक बाउंड हो जाएगा, ये इसके अंदर 1/5 के अंदर ही सिमट के रह जाएगा। लेकिन बाकी पॉइंट्स कहाँ गए भाई, तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ए, बी और सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ये पूरे सी को कवर कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमसे पूछा गया था भाई, देखते हैं टोटल अभी हमसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 पार्ट सी में, ठीक है। एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है, देखते हैं। और 92, फिर 93 भी नहीं है, 94, जो मेरे को लगेगा ना इजी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगी, उसके किसके, जो हमारे ये इंटीग्रल के हैं ना, COV के हैं, वो भी अगर मुझे लगा ना इजी आप कर लोगे तो वो भी मैं करवा दूंगी। 96 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सपोज दैट f इज एंटायर फंक्शन एंड f इज बाउंडेड। फंक्शन एंटायर है, बाउंडेड है, लियोविल थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन इज कांस्टेंट। क्या है, फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, तो यहाँ पर बाउंडेड है, ये फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, लियोविल थ्योरम मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू के और ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो दोनों केस में अगर एंटायर है, एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट, लियोविल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया, बी एफ इज कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एफ जेड इज इक्वल टू 2024 ले, नहीं, तो ए हमारा गलत हो गया, डिस्कार्ड हमने इसको कर दिया। अब इसने बोला है कि फंक्शन कांस्टेंट है, एफ जेड मान लो, चलो मैंने यही ले लिया 2024 ले लिया, क्या ये फंक्शन 1 बनेगा। 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन अगर कांस्टेंट है, मान लो ये 1 ये हमारा ए सेट है और ये हमारा क्या है, बी सेट है, तो फंक्शन हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हमें मिलनी चाहिए, यही बात होती है ना 1 में, ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हमें मिलनी चाहिए बी में, तो एफ जेड है। अब मैं एफ जेड F1 यहाँ पर पुट करूँगी, 1 लूँगी, तो उसकी भी 2024 है, जेड बिलोंग्स टू सी कर रहा है, तो मैंने आयोटा लिया, उसकी भी 2024 आई, लेकिन ये तो फंक्शन हमारा 1 नहीं है, 1 की इमेज भी 2024 और हमारी आयोटा की भाई साहब की इमेज भी 2024, तो ये तो 1 नहीं बना, तो सी ऑप्शन, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है तो सेम ही वैल्यू लगेगी ना, तो वो 1 कैसे होगा, नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, और डी जब 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे बनेगा, तो डी भी हमारा गलत है, तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ में, तो ये 96 क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद है 98, ये भी नहीं है, ये टोपोलॉजी से हैं, ये रियल नंबर से हैं, देखते हैं शायद मिलना तो चाहिए। आप ना लास्ट तक जाया करो एग्जाम में ना, पूरे 120 क्वेश्चन के, क्या पता आखिरी तक देखो, यहाँ पर 109 में भी रियल का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, तो सारा क्वेश्चन पेपर तक आप एक बार घूम के आया करो, सभी जगह जाके आया करो, ये नहीं कि हमने आधी जगह ही घूम लिया और बस हो गया हमारा, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो बस इतने ही थे आई थिंक, हाँ 120 खत्म, हाँ जी। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे। पार्ट बी में हमसे पूछे थे टोटल 4 क्वेश्चन, 4 गुना में 3 कितना हो गया, 4 3 12। पार्ट सी में हमसे पूछे थे कितने, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन थे, 4 गुना में 4.75, ठीक है, 4 × 4.75, तो ये हमारे हो गए 19 नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के हो गए, 19 नंबर के, और ये हो गया 12, तो टोटल हमारा जो कॉम्प्लेक्स आया 19 + 12 9 10 11 1 2 और 1 3, 31 नंबर का हमसे जो है कॉम्प्लेक्स पूछा गया था। और कॉम्प्लेक्स इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सारा थ्योरम्स है, और थ्योरम्स की जो एप्लीकेशंस है, मतलब थ्योरम्स का हमें कैसे यूज़ करना है बस वही है, और कुछ नहीं है, आपने देख भी लिया होगा। रिजल्ट्स हैं मेन कॉम्प्लेक्स के, और कॉम्प्लेक्स मैंने आपको जो है कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल पर करवाया हुआ है। टोटल आई थिंक 17 क्लासेस में आपका कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है, और उससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप चाहे देख लेना। ये अभी करंट का जो 2024 में पेपर हुआ था वही है, और जो मैंने कॉम्प्लेक्स आपको करवाया है उसी में से ये सारा पेपर आया हुआ है, तो उससे बाहर नहीं है। 31 नंबर का है, अगर आप ढंग से अच्छे से तैयारी करोगे कॉम्प्लेक्स की तो आपका एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, जो भी क्वेश्चन आपके
नहीं समझ आए हैं आपको, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। पूरी कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करवा दी है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आज की वीडियो पर कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए हैं। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज़ ईमानदारी से फीडबैक जरूर दें आज वाले क्वेश्चन अगर आपको समझ आए हैं। नहीं आए हैं तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैडम हमें समझ नहीं आया है। ठीक है, तो फीडबैक प्लीज़ बच्चों जरूर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लीनियर के क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।